Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. सो हेलो क्लास 10 के वासियों, कैसे हो? मेरा नाम है योग एंड आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्सेप्टिफाई. तो आज हमने पहले ही दो चैप्टर्स को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड साथ ही साथ आपका द नेशनलिज्म इन इंडिया, इन दो बड़े पिलर्स को खत्म कर दिया है. अब एक छोटा सा चैप्टर आता है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कन्फाइंड टॉपिक है. इसमें से यूजुअली 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता. अब देखो यार, आने को सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है, बट बहुत लिमिटेड चांसेस है क्योंकि इसमें से 5 मार्क का कोई टॉपिक बनता ही नहीं. अब पूछ ले तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, बट यूजुअली इससे 5 मार्क का क्वेश्चन कभी देखा नहीं है. बहुत ही कम चांसेस है. तुम और वो हमेशा साथ रहे, इससे भी कम चांसेस है. तो मान लो कितने ही कम चांसेस होंगे. तो तभी भी हमको सारी चीजें पढ़ के रखनी है. वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियोस. सबसे घटिया सिनेरियो, सबसे दलिद्र सिनेरियो. मतलब वो होता है ना कभी कभार कि मेरी ही किस्मत इतनी फूटी है, पूरा सिलेबस खत्म करके आया, बस एक ही टॉपिक नहीं किया और उसी से 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया. तो ऐसी सिचुएशन में हमको नहीं फंसना है, इसलिए हम सारी चीजें पढ़ेंगे. अब द गुड न्यूज इज, मैंने आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत बड़े चैप्टर्स थे, एक साथ कंपाइल करके मैं आपको नहीं भेज सकता था. क्यों? बिकॉज मेरे फोन में उतना स्टोरेज ही नहीं था कि मैं सबको कंपाइल कर सकूं एंड फिर उसको स्टोर कर, मतलब एक साथ आपको एक बड़ा सा 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर अपलोड कर सकूं. इसलिए मैंने उन्हें टुकड़ों में पढ़ाया. लेकिन द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें समझा दूंगा. ये समझ गया? तो अभी द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को चालू करते हैं. मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, यानी ग्लोबल वर्ल्ड बना रहे हो आप. इस चीज में एक चीज छुपी है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जैसे आज हम हमारे कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो हमारा कंट्री खुद वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन तभी भी कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे पेट्रोलियम के एस्पेक्ट्स में, जैसे ऑटोमोबाइल्स के एस्पेक्ट्स में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें आज भी हमारा इंडिया बाकी चीज़ों पे क्या है, डिपेंडेंट है, बाकी कंट्रीज़ में डिपेंडेंट है. ठीक है, जैसे आज हम रशिया से हो गया, ईरान से हो गया, क्या लेते हैं? पेट्रोलियम लेते हैं. और अगर आप ये वीडियो मार्च 2026 में देख रहे हो, तो अभी सिनेरियोस कुछ ऐसे चल रहे हैं कि ईरान में वॉर्स की सिचुएशन हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ऑयल ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी मिल रही है ऑयल की. क्यों मिल रही है? क्योंकि हम इस चीज में, पेट्रोलियम के एस्पेक्ट्स में, उस कंट्री पे डिपेंडेंट थे. वी वर इंटीग्रेटेड. वो कंट्री और मतलब ईरान की कंट्री और हमारी इंडिया की कंट्री जुड़ी हुई थी, इंटीग्रेटेड थी. व्हाई? बिकॉज दे वर इंटीग्रेटेड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड. हम क्या करते हैं? तेल बेचते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारे यहाँ तेल बेचते हैं, वो तेल बेचते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गाड़ी चल पाती है. तो हम किस पे डिपेंडेंट है? हम किनसे जुड़े हुए हैं? हम किनसे इंटीग्रेटेड है? किसी और कंट्री से. तो ईरान और इंडिया के बीच क्या है? इंटीग्रेशन है. सो द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ का सामान वो यहाँ बेच रहे हैं, हम यहाँ का सामान वहाँ बेच रहे हैं, है ना. सो दिस इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड ने हमको क्या रखा है? जोड़ रखा है. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. इसी ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे आपके इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर में, लेकिन मतलब वो चैप्टर वैसे बहुत बड़ा था, लेकिन उसको छोटा कर लिया. ये चीज समझ गए. अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड बना कैसे. आज हम बात करते हैं कि एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, चाहे कोई भी कंट्री हो इंडिया की, चाहे कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की, है ना. अगर हम बात करें खुद यूएसए की, जो आज सबसे बड़ी ऐसे इकोनॉमी माना जाता है, सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, वो भी इस ग्लोबलाइजेशन के चपेट में है. क्यों? बिकॉज मतलब अमेरिका जैसा देश खुद, इतना इंडिपेंडेंट देश खुद बाकी सारे कंट्रीज पे कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स के लिए, कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रेड्स के लिए क्या है? डिपेंडेंट है. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब लोग जब, अगर हम बात करें इस ग्लोबलाइजेशन की, है ना, मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ों के लिए जाया करते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए जाया करते थे. और इस ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि अभी 100-200 साल में ही है. इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. बहुत समय से ये ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं. क्यों ग्लोबलाइजेशन होता है? अलग अलग चीज़ों के लिए. जैसे कुछ लोग ट्रेड करने जाते हैं, है ना. यहाँ के लोग, मतलब जब आप सिल्क रूट्स पढ़ोगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा. सिल्क रूट्स क्या था? एक रास्ता था, मतलब हाँ, एक रास्ता था जो अफ्रीका, जो यूरोप और जो हमारे एशिया को कनेक्ट करता था, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, इस यहाँ से वहाँ सामान आता था, वहाँ से यहाँ सामान आता था. तो लोग, अभी ऐसा थोड़ी है सामान उड़ के आ रहा है, सामान को पंख निकल गए, नहीं. वहाँ के लोग उनका सामान यहाँ लाते थे, हमारे लोग यहाँ का सामान वहाँ ले जाते थे. या ऐसा भी हो सकता था वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारा सामान वहाँ ले जा रहे हैं यूरोप में. ऐसा भी हो सकता था. तो लोग, वहाँ के लोग क्यों आए, मतलब यूरोप के लोग इंडिया में क्यों आए थे?
क्योंकि उनको ट्रेड करना था, यहाँ का सामान खरीदना था और वहाँ जाके बेचना था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब हमारे इंडियंस यहाँ से वहाँ चले गए और वहाँ का सामान यहाँ ला गए, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो लोगों ने क्यों एक जगह से दूसरे जगह गए, अपनी शहर क्यों छोड़ा, अपना देश क्यों छोड़ा, अपना कॉन्टिनेंट तक क्यों छोड़ा, क्योंकि उनको ट्रेड करना था। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो माइग्रेशन के लिए चले गए, जैसे अगर किसी को यूरोप में नहीं रहना और उसे एशिया में रहना है तो वो वहाँ से यहाँ रहने आ गया, तो उसने क्या कर लिया, माइग्रेट कर लिया। ये चीज़ समझ गई। तो माइग्रेशन के लिए भी सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप बाद में भी पढ़ोगे कि बहुत से लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका चलने लग गए उस टाइम पे। मैं आपको उस चीज़ की हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन अगर एक जस्ट एक आउटलाइन दे दूँ उस चीज़ की, तो हुआ क्या था, यूरोप में ना जो सिचुएशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं रहते थे, उसके साथ साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, मतलब रिलीजन, धर्म के नाम पे मार दिया जाता था लोगों को, धर्म के नाम पे दंगे होते थे उस टाइम बहुत ज़्यादा डिजीजेस भी फैल रही थी। और तभी क्या हो गया था, अमेरिका नया नया डिस्कवर हुआ था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा नए नए क्रॉप्स थे, तो इसीलिए बहुत से लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका भाग गए। क्यों? क्योंकि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, वहाँ ज़्यादा काम था, है ना, और वहाँ की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए वहाँ के लोग क्यों चले गए, ताकि वो नए अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सके, नए काम को सर्च कर सके। और अगर आपको कैपिटल को भी मूव करना है, जैसे आप सिल्क रूट्स में पढ़ोगे कि हुआ क्या करता था, हमारे यहाँ से सिल्क कार्गोज जैसी चीज़ें, मतलब चाइना से सिल्क कार्गोज जैसी चीज़ें जाती थी, हमारे यहाँ से कपड़े जाते थे, स्पाइसेस जाते थे। मैंने आपको चैप्टर 2 में ही बताया, मतलब चैप्टर 2 जो आपने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अगर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जब मतलब वो क्या कहा करते थे, वो हमको प्रिमिटिव समझा करते थे ब्रिटिशर्स, तो फिर हमने उनको समझाया कि बेटा जब तुम कच्ची सब्जियां खाते थे तब हम मसाले को डिस्कवर कर चुके थे, तो अभी उन्होंने तो मसालों को डिस्कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ से मसाले वहाँ जाया करते थे। अब यहाँ से मसाले वहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रेड ही हो रहा है ना। तो अभी ये तो हो रहा है, लेकिन अभी साथ साथ ऐसा थोड़ी है कि बस ऐसे उठा के चले गए, पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत बार कैपिटल यानी पैसे को भी अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए भी लोग यहाँ से वहाँ जाया करते थे। ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड बनता था। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी आज का आधुनिक युग इज द मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें आज हम रहते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई भी मॉडर्निटी नहीं थी, जब हम नहीं, पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड ही क्या थी, प्रिमिटिव थी, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई थी, तो उस टाइम का जो युग था, है ना, आज के आधुनिक युग से पहले का जो युग था पुराने ज़माने का, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कहेंगे, है ना। तो पुराने ज़मानों से ही, एंशिएंट टाइम से भी जितने भी ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स क्या करते थे, एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचना, है ना। तो जो व्यापार करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो ट्रैवलर्स होते थे, जो पिलग्रिम्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, ये क्या होता है, ये वो होता है जो क्या करते हैं, जो भगवान वगैरह को मानते हैं, तो वो अपनी टीचिंग्स देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, भक्त एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, है ना। तो ये क्या होते थे, ट्रेडर्स, ट्रैवलर, पिलग्रिम, प्रीस्ट, ये जगह ये एक मतलब वास्ट डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते थे, कॉन्टिनेंट्स को ट्रैवल करते थे, कंट्रीज को ट्रैवल करते थे, ये क्या करते थे, वास्ट डिफरेंसेस को ट्रैवल करते थे। क्यों? देखो यार, अगर मैं एक भक्त हूँ एंड मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहिए या मुझे किसी भी प्रकार का नॉलेज चाहिए, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है और मुझे जिनसे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहिए या मुझे जिससे नॉलेज चाहिए वो कहीं और रहता है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, उसके देश में जाऊँगा, शायद उसके कॉन्टिनेंट में चला जाऊँगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना देश छोड़ रहा हूँ, अपना कॉन्टिनेंट ही छोड़ रहा हूँ। क्यों? ताकि मैं उस इंसान से मिल सकूँ। क्यों? ताकि वो मुझे नॉलेज दे सके, ताकि वो मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट दे सके। मैंने आपको यूरोप के एग्जाम्पल से ये बताया कि उस टाइम धर्म के नाम पे लोगों को मार दिया जाता था। इसको क्या कहेंगे, रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, धर्म के नाम पे मारना। तो इन्हीं प्रोसिक्यूशंस को एस्केप करने के लिए ये जो ट्रेडर्स रहते थे, ट्रैवलर्स रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, इससे अच्छा यहाँ से भाग के कहीं और चले जाते। तो इस रिलीजियस इस प्रोसिक्यूशन से एस्केप करने के लिए, और मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह जाते थे जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज़्यादा अच्छे से रहा जा सकता है। ये चीज़ समझ गई। अब जब जाते थे तो ऐसा थोड़ी है कि बस कपड़ा लत्ता मतलब ऐसे ही चले गए, अपने साथ कुछ कैरी भी करते होंगे। तो जब ये अपने साथ जाते थे तो ऑफ कोर्स ये अपने साथ कुछ गुड्स, जैसे जो ट्रेडर्स है, अगर उनको यहाँ का सामान कहीं और देश में बेचना है तो सामान तो ले जाना पड़ेगा तभी बेचेंगे, तो अपने गुड्स को ट्रैवल करते थे। अब पैसा, अगर वहाँ से कोई सामान खरीदना है तो पैसा भी चाहिए, तो अपने पैसे को भी कैरी किया करते थे। अब ये हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप कैरी कर सकते हो, ये हो गई थोड़े से मॉनेटरी चीज़ें, है ना, ये हो गई थोड़ी सी फिजिकल चीज़ें, टैंजिबल चीज़ें जिन्हें छुआ जा सकता है। अब अगर मैं जा रहा हूँ तो अगर मैं क्या जाऊँगा, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊँगा। अगर मैं जा रहा हूँ सामान के साथ तो मैं अपने विचारों को भी ले जाऊँगा, अपने कुछ इंस्पिरेशंस को भी ले जाऊँगा, अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ को भी ले जाऊँगा। अगर मैं किसी भगवान को जानता हूँ तो मैं अपना जो नॉलेज है मेरे भगवान के बारे में, हो सकता है मैं वो भी बांटना चालू कर दूँ। अगर मुझे कोई कला आती है, कोई स्किल आती है, तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ जाकर अपनी स्किल को भी कैरी करूँगा। जैसे अगर मान लो मुझे पेंटिंग बहुत अच्छे से आती है एंड अगर मैं एक देश से किसी और देश में गया और वहाँ मुझे मौका मिला पेंटिंग करने का, है ना, तो मैं वहाँ भी पेंटिंग करूँगा। हो
सकता है मैं वहाँ के कुछ बच्चों को पेंटिंग करना भी सिखा दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्किल्स को भी ले जा रहा हूँ, मेरे वैल्यूज़, मैं किन चीज़ों में मानता हूँ, किन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। जैसे अगर मुझे लगता है चोरी करना पाप है, तो हो सकता है मैं वहाँ किसी और देश में जाके मेरे ही ऐसे वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, प्रचार, मतलब ऐसे लोगों को बता रहा हूँ, है ना, उनका प्रचलन कर रहा हूँ। तो लोग अपने गुड्स कैरी करते थे, मनी कैरी करते थे, अपने वैल्यूज, स्किल्स, अपने आइडियाज़, अपने इन्वेंशंस। एंड देखो, कोरोना का एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था, कोरोना के टाइम पे क्यों बोला था क्वारंटाइन रहो, मतलब अगर आपको इफ़ यू आर मतलब अगर आपको कोरोना हो गया है तो इट इज़ अ कंटेजियस डिसीज। कंटेजियस डिसीज यानी क्या, मतलब अगर मेरे को कोरोना है और आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओ, तो मेरे कॉन्टैक्ट में आने से ही आपको भी कोरोना हो जाएगा। दिस इज अ कंटेजियस डिसीज, है ना, जो फिजिकल टच से भी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं घर से बाहर निकल जाऊँ तो मैं बोलूँगा कोरोना भाई 15 मिनट ना आप यही रहो, मैं 15 मिनट में बाहर से आता हूँ, फिर मेरे ऊपर चढ़ जाना। तो फिर मैं जब बाहर निकलूंगा घर के, तब मैं कोरोना नेगेटिव हूँगा, और फिर अंदर आके वो मेरे ऊपर बैठ जाएगा तो कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे घर पे रख के आ सकते हैं हम हमारे जर्म्स एंड डिसीजेस को। जब मैं जाऊंगा तो अगर मुझे कुछ डिजीजेस है, अगर मेरे अंदर कुछ जर्म्स है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ आएंगे। तो वो जर्म्स एंड डिजीजेस को भी कैरी किया करते थे। ये सारी चीजें, ये पता है, ये लिटरली आपका आउटलाइन बना रहा है पूरे चैप्टर का। जो 3 से 4 टॉपिक्स है ना, ये इन्हीं से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ये चीज समझ गए तो पूरा चैप्टर इसी से बेस्ड है, ठीक है। अब ये चीज समझ गई। अब ये जो हम देखते हैं आज, मतलब हमने कैसे बोल दिया कि आज जो हम, मतलब ये जो ट्रेड हो रही है ये आज से नहीं कई सालों से हो रही है, कुछ तो ऐसे कुछ हमें सबूत चाहिए होंगे ना। तो इन सबूतों के क्या एग्जांपल्स है, हमने डिस्कवर किया है कि एज अर्ली एज 3000 BC, ये जो क्रिश्चियन, मतलब ये जो कैलेंडर्स वगैरह आज हम फॉलो करते हैं, वो किस प्रिंसिपल्स पे चलते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके बाद का टाइम AD और उसके पहले का टाइम BCE। तो दिस इज द बिफोर क्राइस्ट एरा, वो जमाना जब क्राइस्ट, मतलब 3000 साल क्राइस्ट के, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। तो हम देखते हैं कि इतने लंबे टाइम के पहले 3000 BCE तक हमने क्या देखा था, एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड। कोस्टल ट्रेड यानी हमारा जो कंट्री है ना, कंट्री की जो बाउंड्री है जो फेस करती है किसे, वाटर को, दैट इज द कोस्टल लाइन। और हर कंट्री की अपनी कोस्टल लाइन होती है, मतलब वो रीजन, वो तट नहीं कहते, समुंदर के सामने वाला जो तट होता है, एक आइलैंड का एक तट होता है, तो वो क्या हो गई हमारे कंट्री की कोस्ट लाइन, जिसके सामने समुंदर ही समुंदर आता है। तो हमें कोस्ट लाइन का ट्रेड दिखता है किसके बीच, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है हमारे कंट्री की। तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या दिखता है, हमें ट्रेड दिखता है किसके साथ, वेस्ट एशिया। मतलब समझ लो, देखो ये भारत है यहाँ पे, तो ये भारत अगर थोड़ा ऐसे है, थोड़ा ईस्ट में है, तो ये वेस्ट एशिया के साथ क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो यहाँ के कनेक्शंस आपको वेस्ट एशिया के साथ दिख जाते हैं। ये चीज आपको समझ गई, ठीक है। तो इनका एक अपना कनेक्शन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट एशिया से दिखता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मतलब ये चीज हो गई फॉर मोर देन अ मिलेनिया। मिलेनिया यानी 1000 साल होता है, ठीक है। मिलेनिया मतलब देखो, डेकेड इज 10 years, सेंचुरी इज 100 years एंड मिलेनिया इज 1000 years। तो फॉर मोर देन अ मिलेनिया यानी 1000 साल पहले से हम देखते हैं क्या कि कौड़ीज पहले यूज करती थी। हम वो जो कहते हैं ना, अबे तेरे को तो अबे देखो क्या कहते हैं वो, तेरे को तो 2 कौड़ी भी नहीं दूंगा, या तू 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो 2 कौड़ी यानी क्या, कौड़ी की आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले ये एक बहुत करेंसी होती है। जैसे आज हम 1 रुपए लेते हैं, 2 रुपए, जो शॉर्टेस्ट करेंसी होती है। मतलब आज के युग में हम जो सबसे छोटा मतलब करेंसी यूज करते, दैट इज 1 रुपए का करेंसी, 2 रुपए का करेंसी। तो उस टाइम हम कौड़ीज को यूज किया करते थे, इसलिए आज हम कहते हैं कि तेरे को तो 2 कौड़ी भी ना दो, या तू 2 कौड़ी का भी नहीं है, ठीक है। सो फॉर मोर देन अ मिलेनिया हम देखते हैं कि एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी आप कौड़ीज को यूज करते थे। किसके बीच जो ट्रेड हुआ था, मालदीव्स का, किसके बीच, चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका देखो वापस से, ये एशिया, ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, और ये आ गया आपका ईस्ट अफ्रीका। तो इस इंडिया का या यहाँ मालदीव्स अगर होंगे, देखो मालदीव्स क्या होते हैं, ये अगर इंडिया है आपका, तो यहाँ पे एक आइलैंड है इंडिया के पास का, इसे मालदीव्स कहते हैं। तो इस मालदीव्स का ट्रेड आपको चाइना के साथ भी दिखता है और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी दिखता है। तो इस मालदीव्स का क्या है, हमने ट्रेड दिखा है किसके फॉर्म में, अब कुछ ना कुछ करेंसी तो यूज करनी पड़ेगी। तो वो काउडीज का यूज क्या करते थे जब वो ट्रेड किया करते थे चाइना के साथ एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ। ये चीज समझ गए, ये बन गया आपका चैप्टर का बेस। अब आपको मैं हर एक टॉपिक समझाऊंगा, और आपको अगर आपको ये चीज समझ गई तो हम इसी चीज को उसी चीज के साथ क्या करेंगे, रिलेट करके इस चीज को हम इंटायरली खत्म कर देंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है, आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ गई होगी, बहुत इजी था ये। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है वो आ जाता है सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या होता है, सिल्क रूट मतलब होता क्या था, सिल्क रूट रस्तों का नाम है।
ऐसे रास्ते जिसमें से चाइना से जो सिल्क कार्गोज होते थे, तो यहां से चाइना से सिल्क यूरोप जिस रास्तों से जाता था, है ना, अब ये जो सिल्क रूट्स होते थे ये क्या करते थे, ये एशिया को यूरोप से और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करते थे। मतलब देखो, ये एशिया है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, तो इसका नॉर्थ वाला पार्ट। सो ये नॉर्थ इस एशिया के चाइना को, और यहाँ ये इंडिया होगा, तो इस चाइना को इस इंडिया को किससे कनेक्ट करते थे, इस यूरोप से और इस नॉर्थ अफ्रीका से। ये मतलब होता क्या था, अब देखो इंडिया है, इंडिया से अगर आपको कोई सामान ले जाना है, अगर आपको कोई सामान, अब इन रास्तों में से यूजुअली, अब यहाँ से अगर कोई सिल्क है, यहाँ से सिल्क अगर आपको एक तो यूरोप भेजना है, मान लो नदन अफ्रीका में भेजना है, तो आप जिन रास्तों का प्रयोग करोगे, जिन रास्तों का इस्तेमाल करोगे, अब आप जो रास्ते निकाल रहे हो वो आप समंदर से भी निकाल सकते हो, आप शिप से ट्रांसपोर्ट कर लो, आप जमीन से भी ट्रैवल कर सकते हो, आप क्या कर लो, बाय लैंड वाला रास्ता निकाल लो। तो जिन भी रास्तों से यूजुअली सिल्क इनिशियली जाता था, इसका नाम सिल्क रूट रखा है इसलिए क्या, क्योंकि इनिशियली बस सिल्क, चाइना से सिल्क कार्गोज जाते थे यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में। तो जिन रास्तों से भी यहाँ इन सिल्क्स का आना जाना रहता था, उन रास्तों को आपने सिल्क रूट्स कह दिया। ये चीज समझ गई। अब इनिशियली तो ये सिल्क, मतलब सिल्क कार्गोज जो रहते थे कहां पे, चाइना में, उसी से चालू हुआ था, बस वही ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन धीरे धीरे जब रास्ते पता चल गए, तो फिर इंडिया से टेक्सटाइल्स, इंडिया से स्पाइसेस, यहां से स्पाइसेस टेक्सटाइल्स कहां जाने लग गए, यूरोप जाने लग गए। अब ऐसा है कि यहां से क्या जा रहा है, यहां से आप सिल्क भी भेज रहे हो, यहां से आप क्या भेज रहे हो, टेक्सटाइल्स भी भेज रहे हो, यहां से आप स्पाइसेस भी भेज रहे हो, तो भैया रिटर्न में कुछ तो आएगा। तो अगर हम बात करें इन रिटर्न, तो इन रिटर्न यूरोप से यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स आया करते थे, है ना। मतलब जैसे आज आप पैसा देके कुछ खरीदते हो, वैसे ये सिल्क, ये स्पाइसेस, ये टेक्सटाइल्स इन रिटर्न गोल्ड एंड किसके बीच, गोल्ड एंड सिल्वर के बीच ट्रेड हुआ करते थे। तो ये ट्रेडिंग उस टाइम पे हुआ करती थी। सो हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है कि आप ये जो सिल्क रूट की बात करते हो, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई है, ये सिल्क रूट्स एक पुख्ता सबूत है, एक प्रूफ है कि आप प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी, आज के आधुनिक युग से कई सालों पहले भी, आप अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहती थी, एक कंट्री अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहती थी, कंट्रीज के बीच इंटीग्रेशन, जुड़ाव, इंटरडिपेंडेंस क्या था, रहता था। ठीक है। सो हिस्टोरियंस आइडेंटिफाइड दैट मेनी सिल्क रूट्स, एक तो लैंड से भी थे और साथ ही साथ ओवर सी भी थे। ये क्या करते थे, दे यूज्ड टू कवर वास्ट डिस्टेंसेस ऑफ एशिया, और ये एशिया को कनेक्ट करते थे किससे, एशिया को कनेक्ट किया करते थे ये यूरोप से एज वेल एज सबके नॉर्थ अफ्रीका से। ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब ये सिल्क रूट्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दे हैव बीन नोन टू बी एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन एरा। हमने अभी जस्ट अपने बीसी वगैरह समझ लिया, तो क्रिश्चियन एरा से पहले तक ये सिल्क रूट्स जाने जाते थे। मतलब ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड किसका, सिल्क कार्गोस का, टेक्सटाइल्स का, स्पाइसेस का, ये क्रिश्चियन एरा से पहले भी होता था, यानी ये करीब 2000 साल पहले से हो रहा है। ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। और ये क्रिश्चियन एरा से चालू होते होते अभी जो 15वीं सेंचुरी आपकी गई है, यानी 1400 तक क्या होता था, ये 1400 तक आपके सिल्क रूट्स का आपने यूज किया गया था। ये चीज समझ गई। अब अगर हम बात करें कि सिल्क रूट्स तो पता चल गया, सिल्क रूट से जाता क्या क्या था, तो चाइनीज पॉटरी जाती थी, चाइनीज के सिल्क कार्गोज जाते थे, फिर वहां के टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया आल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम सिल्क रूट्स। अब ये जो सारी चीजें थी ये भी इन्हीं सिल्क रूट से ट्रैवल किया करती थी। ये सिल्क रूट्स बाय वाटर भी होते थे, ये सिल्क रूट्स बाय लैंड भी होते थे, और रिटर्न में हमको मिलते थे गोल्ड एंड सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स जो यूरोप से एशिया आते थे। ये चीज समझ गई। अब सिल्क रूट्स से ट्रेड तो हुआ, आप क्या कर रहे हो, एक सामान दे रहे हो, एक सामान ले रहे हो, आप सिल्क पॉटरी दे रहे हो, टेक्सटाइल्स दे रहे हो, और रिटर्न में आप क्या कर रहे हो, गोल्ड एंड सिल्वर ले रहे हो। तो ये क्या, एक ट्रेड हो गया। लेकिन साथ ही साथ इन सिल्क रूट्स ने किसका ट्रांसपोर्ट किया, ट्रेड के साथ साथ कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशन, एक दूसरे का रिलीजन, इसका भी ट्रांसपोर्ट करने में किसने मदद किया, इन सिल्क रूट्स ने मदद किया। अब जब हम बात करते हैं ट्रेड एंड कल्चर की, तो जैसे जैसे मतलब कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ा, अब ट्रेड बढ़ा तो वहां के लोग यहां आने लग गए, यहां के लोग वहां जाने लग गए। आज हम अगर हमारी खुद की इंडिया को देखें तो हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है। आज हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, आज हम वेस्टर्न शोज देखते हैं, जैसे हॉलीवुड देख रहे हैं, हम हॉलीवुड फिल्म्स को पसंद कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारे ऊपर एक प्रभाव है, एक इन्फ्लुएंस है, किसका, ब्रिटिशर्स का। अगर वो हमको कभी कॉलोनाइज नहीं करते तो आज हमारी संस्कृति उनके संस्कृति से इन्फ्लुएंस नहीं होती। आज हम जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें उनका एक योगदान है, उनका एक प्रभाव हम पर पड़ता है। आज हम वेस्टर्न बन रहे हैं, है ना। आज हम वेस्टर्नाइजेशन को, वहां जैसी प्रैक्टिसेस यूज होती है वेस्ट में, यूरोप में, उन प्रैक्टिसेस को आज हम हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने हम पे क्या किया था, हमें राज किया था। तो सबसे पहले तो वो ट्रेड के बहाने से ही आए थे, तो ट्रेड तो हुआ, लेकिन जब ट्रेड हुआ तो वहां के, अगर हम क्या हो गया, ट्रेड करते करते इवेंचुअली उनके कॉलोनीज बन गए, तो फिर उन्होंने अपने प्रीस्ट को भेजना यहाँ पे चालू कर दिया, है ना। फिर उन प्रीस्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिश्चियनिटी का जाप करना चालू कर दिया, रिलीजियस कन्वर्जन होने लग गए। तो मतलब जब एक इंसान
एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो सामान पैसों के अलावा क्या करता है, अपने ट्रेडिशन को, अपने संस्कृति को भी यहाँ पे क्या करता है, लाता है और अपनी संस्कृति लोगों को बताकर उस देश में अपनी संस्कृति का क्या करता है, प्रभाव डालता है, अपना रिलीजन इंट्रोड्यूस करता है। आज अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो आज अगर मुस्लिम मतलब अगर ये हमारे यहाँ मुस्लिम का क्या है, रिलीजन है, तो इट इज बिकॉज कि एक टाइम पर वहां के मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे, इसलिए आज इतने सारी डाइवर्सिटी हमको दिखती है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन, मतलब इट वॉज नॉट लाइक दैट कि इंडिया में आज हम इतने कल्चर्स देख रहे हैं तो वो हमेशा से थे, नहीं, बट जैसे जैसे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गया वैसे वैसे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग संस्कृतियां हमारे यहाँ आना चालू हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जब जब ट्रेड बढ़ा लोगों के बीच, वैसे वैसे लोग आए तो अपना कल्चर भी लेके आए, अपनी संस्कृति भी लेके आए, अपने प्रैक्टिसेस भी लेके आए, अपने भगवान के उन्होंने वचन बताना चालू कर दिया, रिलीजियस कन्वर्जन होना चालू हो गए और इवेंचुअली उस देश पे जिस कंट्री ने वो आए थे, मतलब जैसे मान लो मैं मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उनका प्रभाव इंडियंस पे दिखने लग गया, ये चीज समझ गए। तो वो जब आए तो उन्होंने ट्रेड तो किया लेकिन साथ साथ अपना कल्चर, अपनी संस्कृति भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। सो जब जब ट्रेड बढ़ा तब तक कल्चर बढ़ा, इसलिए बोला दैट ट्रेड एंड कल्चर ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अब इसी स्टेटमेंट के 3 एग्जांपल्स आपको देखने हैं, 3 एग्जांपल्स। पहला क्या आ जाएगा, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जब मतलब जब क्या हो गया, जब जो देश थे जिनमें क्रिश्चियनिटी फेमस थी, जैसे यूरोपियन के, जब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जिनमें क्रिश्चियनिटी सबसे पॉपुलर रिलीजन था, अब वहां के लोग जब अलग अलग देशों को इनकॉर्पोरेट करने लग गए या वो ट्रेड के बहाने से वहां गए, तो जो लोग गए अपना धर्म भी लेके गए और अपना धर्म लेके गए तो उन्होंने अलग अलग जगह अपने धर्म का प्रचार भी किया। ठीक है, तो इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल फ्रॉम दिस रूट। आज आपको पुख्ते सबूत दिखते हैं जिससे ये पता चलता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से एशिया ट्रैवल किए थे। ऑन द सिमिलर नोट जो मुस्लिम प्रीचर्स है ना, जो मुस्लिम्स के मतलब जो मुस्लिम्स की प्रीचिंग करते हैं, अपना इस्लाम धर्म बताते हैं, तो ये मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट को फॉलो करते थे। अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म गौतम बुद्धा ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। वो कहाँ रहते थे, वो ईस्टर्न इंडिया में रहते थे और ये ईस्टर्न इंडिया से अलग अलग कंट्रीज में, एशिया के अलग अलग पार्ट्स में, है ना, सेवरल डायरेक्शंस में सिल्क रूट्स की मदद से, इन रस्तों की मदद से जब लोगों ने ट्रैवल किया तो वो बुद्धिज्म, अगर मतलब देखो यार, ये इंडिया है मान के चलो, तो यहाँ पे बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। अब बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ तो अलग अलग लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना चालू कर दिया और फिर जब यही लोग अलग अलग कंट्रीज में जाना चालू हो गए तो फिर इन्होंने अपने बुद्धिज्म का प्रचार किया और जिन लोगों को बुद्धिज्म ये रिलीजन बहुत अच्छा लगने लगा उन्होंने इस बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे ऐसे बुद्धिज्म जैसे कंट्री, मतलब बुद्धिज्म जैसा रिलीजन भी बढ़ने लगा। वैसे ही इस्लाम धर्म चला और वैसे ही क्रिश्चियनिटी का धर्म भी क्या हो गया, लोगों के बीच प्रचलित होना चालू हो गया। तो ऐसे ही ये सिल्क रूट्स ने मदद की ट्रेड को भी एक्सपांड करने में एज वेल एज कल्चर को भी एक्सपांड करने में, मतलब ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीज को इंटरकनेक्टेड बनाने में इस सिल्क रूट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। एंड ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब 2 मार्क का 3 मार्क का आपको ऐसे वो थाली में परोसे जाने सवाल है, तो इसको अच्छे से करके जाना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, एक अगला ऐसा एस्पेक्ट, अभी तक हमने सिल्क रूट्स के बारे में पढ़ा, अब अगला एक एस्पेक्ट जिसने वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट किया वो आ जाता है हमारा सबका फेवरेट, वो है खाना। देखो यार, इस संसार में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और एक जो खाने के लिए ही जीते हैं। तो मैं तो दूसरे टाइप का हूँ, तुम अपना बताओ। लेकिन अगर हम बात करें इसी फूड की, तो ये फूड ने भी अपने वर्ल्ड्स को इंटरकनेक्टेड बनाने में मदद किया। जब एक फूड दूसरे देश में गया तो उसने एक नया फॉर्म एक्वायर किया। आज जो हम टमाटर, मिर्ची, सोया, मेज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं और आज हम बड़े चाव से खाते हैं, हमारे रेगुलर लाइफ का एक पार्ट बन गया है भाई। मेरा तो लिटरली इतना फेवरेट है टमाटर, मिर्ची के बगैर कोई अच्छी से सब्जी नहीं बन पाती। आजकल दाल में तड़का लगाने के लिए भी मिर्ची का यूज होता है। तो ये इतने इसेंशियल आपकी सब्जियां हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये अभी लाइक 500 साल वगैरह ही वैसे डिस्कवर हुए, मतलब उगाया पहले भी जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आज हम खाते हैं ये इनिशियली इंडिया में नहीं उगाई जाती थी, ये उगाई जाती थी अमेरिका में। और जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हाँ आज हमको पता है अमेरिका कहाँ है, उस टाइम यूरोपियंस को या पूरे देश को नहीं पता था कि अमेरिका कहाँ है। अमेरिका एक आइसोलेटेड सा कंट्री था, मतलब उस टाइम थोड़ी साइंस इतना ज़्यादा एडवांस था। ऐसा थोड़ी था कि लोग पहले ऊपर सैटेलाइट भेज के देखते कि यार अमेरिका नाम का भी कोई लैंड है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक एक्सप्लोरर थे, इन्होंने क्या किया, ये अपने लोगों के साथ गए। मतलब ऐसा माना जाता था कि जहां तक हम देख सकते हैं दुनिया बस वही तक है, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब आपने कुछ देखा ही नहीं, जैसे आज हम एलियंस की बात करते हैं, लेकिन एलियंस का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। क्यों ठोस सबूत नहीं है? क्योंकि यार हमने कभी उन्हें विटनेस ही नहीं किया। ऑन द सिमिलर नोट, उन लोगों ने जब उस समुद्र को कभी पार ही नहीं किया था तो उन्हें लगता था कि उस समुद्र के पार तो दुनिया ही नहीं होगी, इसलिए हमें दिख नहीं रही है। ये कुछ अजम्पशन था जो इन लोगों के द्वारा किया जाता था।
अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लोगों के साथ एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया, तब जाके पूरे देश को पता चला कि अमेरिका नाम का एक लैंड भी है। अब जो अमेरिका के लोग थे उनका कोई कांटेक्ट यूरोप से या किसी बाकी कंट्री से था ही नहीं, वो हमेशा आइसोलेटेड रहते थे, उनका अपना चलता था, उनकी अपनी एक दुनिया थी, उनके लिए उनका अमेरिका का स्टेट, उनका अमेरिका का कंट्री, उतना ही रीजन क्या था, उनका एक अलग सा देश बन गया था, एंड उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था यूरोपियंस के साथ। एंड आज जो हम अमेरिकन वहाँ देखते हैं, जो सफ़ेद अमेरिकन देखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी कुछ भी डिसीजन बना लेते हैं, ये एक्चुअली वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स नहीं थे। मतलब जब जैसे आज हम इंडियंस और अगर आप यूरोपियंस को देखो तो हमारे बीच मतलब दोनों इंसान ही है, एक नाक है, दो कान है, दो आँख है, बट अगर आप दोनों को देखो तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। वैसे ही अगर आप उस टाइम के अमेरिकन्स और आज के अमेरिकन्स को देखोगे, है ना, आज के जो वाइट अमेरिकन्स है, तो दोनों के बीच एक क्लियर डिफरेंशिएशन दिख जाता है। क्यों? क्योंकि आज वहाँ जो कह रहे हैं कि हमारा यूएस है, हमारा अमेरिका है, वो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स थे नहीं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तब ये यूरोपियंस वहाँ पे चले गए। क्यों गए, कैसे गए, क्या वजह थी, ये सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन बस आपको इतना बताना था कि आज जो आप वहाँ व्हाइट अमेरिकन्स देखते हो जो क्लेम करते हैं ये हमारा देश है, वो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स थे नहीं। वहाँ के कुछ अमेरिकन इंडियंस थे जो आज के अमेरिकन से कंप्लीटली डिफरेंट दिखते हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स थे, और उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, वो हुआ कैसे देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फूड की, जो तो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स थे वो अलग अलग रीजन के लिए जाते थे, एंड वन ऑफ देम वाज फूड। वो क्या करते थे, नए क्रॉप्स अब जा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, वैल्यूज लेके जाते थे, स्किल्स लेके जाते थे, साथ साथ अगर वो कुछ जैसे जर्नी में कुछ खाना भी लगेगा तो अपने देश में जो खाना उगाते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अभी इसी का एग्जांपल्स आपको क्या दिए, जैसे जब नूडल्स आज अगर यूरोप में जाते, मतलब अगर आप कभी इटली में गए होंगे या फिर इफ एनी बाय चांस आप यूरोपियन की किसी कंट्री में गए होंगे, या इंडिया में भी आपको अलग अलग प्रकार के, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपको स्पेगेटीज मिल जाती है ना, और आपको नूडल्स भी मिल जाते हैं। तो इन नूडल्स एंड इन स्पेगेटी के बीच कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं था। नूडल्स ओरिजिनली चाइना में डिस्कवर हुए थे, लेकिन जब चाइना के ट्रैवलर्स यहाँ से कहाँ चले गए, यूरोप में चले गए, तब ये चाइना जब वेस्ट चला गया, देखो चाइना यहाँ है और यूरोप यहाँ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो जब ये चाइनीज ट्रेडर्स यहाँ वेस्ट चले गए, तो वेस्ट में जब ये अपने साथ नूडल्स लेके गए, व्हेन चाइना वेंट वेस्ट, तब वो क्या बन गया, तब वो चाइना नहीं, जब नूडल्स आपके वेस्टवर्ड चले गए तब वो आपके स्पेगेटी बन गया। ऑन द सिमिलर नोट, जब आपके अरब ट्रेडर्स जो थे, अब ये अरब ट्रेडर्स क्या गए, अपने साथ क्या ले गए, ये अपना पास्ता 5th सेंचुरी सिसिली में ले गए। मतलब आज जो हम पास्ता देखते हैं, अच्छा सिसिली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिसिली में पता, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, याद रखो, आपको सिसिली पता होनी चाहिए, याद करो, गुइसुपे गारिबाल्दी, कवूर, फिर हमने क्या पढ़ा था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बॉर्बन किंग्स पे। सिसिली पे किसका रूल था, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, मतलब बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो थे उनका रूल था। गुइसुपे गारिबाल्दी ने इनको फ्री किया था, याद है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यही सिसिली में 5th सेंचुरी सिसिली में अरब ट्रेडर्स पास्ता लेके गए थे। तो आज हम कहते हैं ना, जो आपका फेमस इटालियन पास्ता, ये एक्चुअली कभी इटली से बिलोंग ही नहीं करता था। अरब ट्रेडर्स इस पास्ता को इस सिसिली में, यानी एक इटली की जगह वहां पे ले गए थे। अब फिर हम अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आज जो हम बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वो क्रॉप्स एक्चुअली जैसे पोटैटोज हो गया, चिली हो गया, सोया हो गया, मेज हो गया, टमाटोज हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, ये हमारे कॉमन क्रॉप्स है। मतलब आज इनके बिना हम हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आज भिंडी, मतलब सॉरी, ऐसा हो सकता है कि आज पोटैटो बन गई, कल टमाटर की चटनी बन गई, फिर कल मेज का कुछ बन गया, फिर सोया की सब्जी बन गई। तो आज ऐसा हो गया कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे यहाँ नहीं प्रोड्यूस हुए थे ओरिजिनली, ये हमारे यहाँ हमेशा से नहीं थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली इस अमेरिका को डिस्कवर किया था, तब उन्हें पता चला कि इधर तो बहुत नए नए प्रकार के विभिन्न क्रॉप्स उगते हैं जिनके बारे में हमारे पूरे देश को नहीं पता, हमारे पूरे कंटिनेंट को नहीं पता। हम जहाँ रहते हैं, हमने तो ऐसे क्रॉप्स, पोटैटोज, चिली, सोया, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर ही नहीं किया था, तब उनको पता ही नहीं था कि ऐसे क्रॉप्स हम उगा भी सकते। तो ये जो जितने भी सारे क्रॉप्स हैं, ये 5 सेंचुरीज अगो, यानी आज से 500 साल पहले तक हमको पता ही नहीं था, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये अमेरिका को डिस्कवर ही नहीं किया था जहां ये क्रॉप्स उगते थे। ठीक है, सो आर कॉमन फूड जो आज हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, वो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेट्स उगाया करते थे। वो कौन थे, उनके अमेरिकन इंडियंस। आज जो रहते हैं ना वहां पे, वो उनके ओरिजिनल इनहैबिटेट्स नहीं है, वो यूरोपियंस वहां माइग्रेट करके गए। क्यों, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये चीज समझ गई। अब वहां बताया गया कि फूड इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि मतलब ये जो नए फूड क्रॉप्स हो गए थे, ये यूज पहले देखो, पहले जब 5 सेंचुरीज अगो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर ही नहीं किया था, उसके पहले जो पूरा यूरोप था, क्या वो इन सारे क्रॉप से फेमिलियर था? जी नहीं। लेकिन अब ये जो सारे क्रॉप्स जो पहले यूरोप में उगाते भी नहीं थे, ये यूरोप में इतने फेमस हो गए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि ऐसे क्रॉप जो पहले यूरोप में उगाते ही नहीं थे, अब वो जिंदगी और मौत का फैसला करने लग गए। इसी का एग्जाम्पल आपको आयरिश पोटैटो फमीन से दिया गया। ये
क्या था, तो हुआ क्या था, पोटैटो एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत सस्ते में मिल जाता है, जो बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो आप इसे अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, बहुत वास्ट क्वांटिटीज़ में ले सकते हो, और ये सेटिएंट भी होता है। सेटिएंट का मतलब क्या, मतलब अब थोड़ा सा भी अगर पोटैटो खा लो तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा आलू भर गया पेट में तो फिर पेट भर जाता है जल्दी। तो होता क्या है, ये आपका अच्छे से न्यूट्रिशन भी कर लेता है, ये सस्ते में भी मिल जाता है। तो जब अभी क्या है, इस पोटैटो का अपने मतलब उन लोगों ने इस पोटैटो को हम्बल पोटैटो का, क्यों, क्योंकि ये मददगार पोटैटो है, ये सबकी मदद करता है क्योंकि सस्ते में मिल भी जाता है, पेट भर भी जाता है, और सबको और पोटैटो अच्छा भी टेस्ट करता है। नहीं, मेरे को तो बहुत पसंद है आलू, ठीक है। तो इसीलिए जब ये हम्बल पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ तो जो यूरोप के पुअर लोग थे, अब सिंस से पोटैटो बहुत सस्ता मिलता था और ये पेट भी भर देता था, तो यूरोप के पुअर अब ज़्यादा रहने भी लग गए, क्योंकि अब वो मेल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन की वजह से मरते नहीं थे, और वो अच्छा खाने भी लग गए, क्योंकि पोटैटोज एक न्यूट्रिशियस फूड होता है, ये चीज़ समझ गए। लेकिन वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया इस पोटैटो पे। ज़िंदगी में कहा जाता है किसी इंसान पे इतना डिपेंडेंट मत हो जाना कि जब वो इंसान छोड़ के चला जाए तो तुम ही बिखर जाओ। तो यहाँ पे उस टाइम के लोग क्या हो गए थे, इस पोटैटो में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि जब ये पोटैटो की डिजीज़ हो गई, मतलब हुआ क्या था, एक ऐसी डिजीज स्प्रेड हो गई जिससे सारे पोटैटो क्रॉप जो उगाए थे वो खराब हो गए, और लोग बस उस टाइम पोटैटो क्रॉप से उगाते थे, वही ना, क्योंकि सस्ता और हमारा पेट भी भर जाता है और न्यूट्रिशियस भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो इसलिए वो इतना डिपेंडेंट हो गए थे इस पे। आयरलैंड्स पुअर पीजेंट्स इतना डिपेंडेंट हो गए थे इस पोटैटो पे, जब एक डिजीज स्प्रेड हुई जिसकी वजह से पोटैटो का पूरा खेती बर्बाद हो गया 1840s के टाइम पे, तब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, और इसी स्टारवेशन की वजह से, इसी फेमाइन की वजह से बेटा क्या हो गया, हजारों लोग इस भुखमरी के प्रॉब्लम से, फेमाइंस की मदद से मर गए, हजारों जो लोग थे वो इस डिसीज की वजह से मर गए। ये चीज समझ गए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कंकेस्ट डिजीज एंड से कुछ है, क्या है पता नहीं, देखते हैं वो। लेकिन आपको मतलब आई होप आपको ये समझ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस अमेरिका पे जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने मतलब कैसे किया, मतलब युद्ध वगैरह कैसे किया, है ना, ये सारी चीजें समझेंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई होगी। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आ जाता है कंकेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तीन चीजें लिखी है और तीनों को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहला आ जाता है कंकेस्ट। कंकेस्ट यानी किसी भी चीज पे, किसी भी इंसान पे या किसी भी सिचुएशन में अगर आपको जीत, विजय प्राप्ति हो तो उस चीज को आप कंकेस्ट कहते हो। डिजीजेस के बारे में आपको पता है, ट्रेड के बारे में आपको पता है। अब हम तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में पहले ट्रेड कैसे होता था, फिर डिजीजेस ने क्या मदद किया इस वर्ल्ड को इंटरकनेक्टेड बनाने में, और फिर हम पढ़ेंगे कि कंकेस्ट ने कैसे काम किया। एक्चुअली ये जो डिजीज एंड कंकेस्ट है थोड़ा इंटर रिलेटेड है। पहले हम ट्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रेड कब और बढ़ना चालू हो गया, जब यूरोपियन सेलर्स ने वेस्टर्न ओशन और इंडियन ओशन को डिस्कवर करके, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो वेस्ट एशिया में चले गए और वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके उन्हें अमेरिका की डिस्कवरी हो गई। अब बताता हूँ कैसे। देखो पहले क्या होता था, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे ये उतने कुछ ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। इस वाले पार्ट को छोड़ दो, थोड़ा अलग डायग्राम है, इस पे ध्यान मत दो, इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी ये जो यूरोप था, ये एशिया था, और ये ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं थे। यानी अमेरिका अपना अलग आइसोलेशन में जी रहा था, कोई कांटेक्ट नहीं बाकी दुनिया से। इस यूरोप भी अपना आइसोलेशन में जी रहा है, इसको कोई बाकी फर्क नहीं पड़ता। बस सिल्क रूट से इसके और एशिया के बीच, और यहाँ जो अफ्रीका है उसके बीच क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ट्रेड हो रहा है। लेकिन तभी भी अगर वर्ल्ड के बीच में ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस नहीं, अगर ट्रेड नहीं हो रहा है ना, अगर वर्ल्ड ज्यादा मतलब एक कंट्री बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। और जब इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ जाएगा, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाएगा, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोगों का ट्रांसफर होगा, गुड्स का ट्रांसफर होगा, कैपिटल का ट्रांसफर होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था ये श्रैंक हो चुका है, क्योंकि अभी कंट्रीज के बीच मूवमेंट्स बढ़ गया है। समझ गए, ये समझ गए। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट आए द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक, इसका मतलब क्या, वर्ल्ड और इंटरकनेक्टेड बन गया। ये चीज समझ गए। तो अभी इन यूरोपियंस ने क्या कर दिया कि इंडियन ओशन को क्रॉस करके ये क्या कर गए, एशिया में आ गए, और इस वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके इनको एक रास्ता मिल गया जिससे अभी अमेरिका को क्या कर सकते थे, ढूंढ सकते थे। किसने ढूंढा था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था। तो यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट, एक सी का रास्ता जिससे वो एशिया पहुंच सकते थे, एंड ऑल्सो क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। इन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस करके एशिया पहुंच गए और इस वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके अमेरिका को पहुंच गए। अब जब इनको अमेरिका के बारे में पता चल गया, अफ्रीका के बारे में तो पहले से ही पता था, एशिया के बारे में जो प्री मॉडर्न मतलब सिल्क रूट्स के माध्यम से पता था, लेकिन जब इनको और अच्छे से रास्ते मिल गए, पहले तो सिल्क रूट्स का ही रास्ता था, लेकिन जब इनको पूरा इंडियन ओशन पार करके ही पूरे एशिया पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एशिया तक जाने का एक रूट पकड़ लिया। तो जब इन्होंने रास्ते बढ़ा लिए अपने और इन्होंने अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया, तो अभी वर्ल्ड पूरी कंट्री के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए। इसलिए जब अमेरिका के सेलर्स ने, सॉरी यूरोप के सेलर्स ने अमेरिका और एशिया की मतलब इन रूट्स की जब डिस्कवर की, तब हम कहते हैं कि ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ये श्रैंक होना चालू हो गया। जो इंडियन ओशन था, ये वाला पार्ट हमने क्या पढ़ा सिल्क रूट्स के टाइम पे, कि यहां से यूरोप में सामान जाता था, अफ्रीका में सामान जाता था।
जैसे आपके सिल्क रूट्स चले जाएंगे, जैसे आपके टेक्सटाइल्स चले जाएंगे, जैसे आपके मसाले चले जाएंगे। तो एक्चुअली बात करें अगर हम चाइना की और हमारे इंडिया की, तो ये जगह ही ऐसी थी जिसके पास रिसोर्सेज ही इतने थे कि जितनी भी ट्रेड है वो इसी के पास होती थी। क्योंकि जो यूरोप के लोग थे उन्हें टेक्सटाइल्स चाहिए थे, कपड़े पहनने के लिए मसाले चाहिए थे, सिल्क चाहिए था, तो ये कुछ बेसिक एसेंशियल चीजें थी जो यूरोप को चाहिए थी और यूरोपियंस के पास वो चीज नहीं थी। इसीलिए वो सारी चीजें वो एशिया से ही लिया करते थे, मेनली इंडिया एंड चाइना से ही लिया करते थे। तो अभी इंडिया एंड चाइना से आपको ट्रेड करना है, अब इंडिया और चाइना से ट्रेड करना है तो एक रास्ता भी तो चाहिए कि हम इंडिया और चाइना तक पहुंच सके। तो वो क्या था, वो था इंडियन ओशन। इसीलिए इंडिया एंड चाइना पहुंचने के लिए ये यूरोपियंस बार बार इंडियन ओशन से जाया करते थे, फिर इंडियन ओशन से सामान लेके वापस यूरोप में। तो ये जो था, आपको क्या बोला गया कि ये जो इंडियन ओशन था, नोन फॉर बस्टलिंग ट्रेड, क्योंकि यहां से चीजें आती थी, यहां से चीजें जाती थी। तो इंडियन ओशन में बार बार आपको कैसे सेलर्स मिल जाएंगे टू ट्रेड के लिए, इस इंडिया और चाइना को आते थे इस इंडियन ओशन से। तो इसलिए इंडियन ओशन हैड बीन नोन फॉर बस्टलिंग ट्रेड। ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जिसमें गुजरात वाला पार्ट है ये इंडिया है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आएगा, फिर यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाएगा। तो मैंने जस्ट आपको बता दिया, ये अगर एशिया है तो ये एशिया का एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है। सो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो आपका था वो सेंट्रल टू दिस फ्लो एट अ क्रूशियल पॉइंट बिटवीन द नेटवर्क्स। इंडियन ओशन को क्रॉस करके आप कहां जाते थे, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही जाते थे, क्योंकि यहां अगर पहुंच गए तो इंडिया से चाइना चले जाएंगे अगर चाइना का काम है। और इंडिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा एमिनेंट था, बहुत ज्यादा प्री एमिनेंट था, मतलब बहुत ज्यादा उसका दबदबा था किस पे, ट्रेड पे। तो इसीलिए ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट वो सेंट्रल टू दिस फ्लोज। अगर कोई लोग इंडियन ओशन को जाते थे तो क्यों, ताकि वो इंडिया और चाइना पहुंच सके, ताकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहुंच सके। दैट्स व्हाई इट वाज सेंट्रल टू देयर फ्लो एंड इट वाज अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क्स। वो जो भी रास्ते पकड़ते थे वो हमेशा यही पे आते थे, क्योंकि यही से सामान लेना पड़ता था। ये चीज समझ गए। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपांड और रीडायरेक्ट सम ऑफ देयर फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। यूजुअली जितने पूरे दुनिया के लोग हैं सारे इंडिया से ही देते थे, चाइना से ही ट्रेड करते थे। लेकिन जब यूरोपियंस ने एंट्री कर दी, उन्होंने क्या किया, इंडिया को कॉलोनाइज करना चालू कर दिया। चाइना ने फिर क्या हो गया, चाइना ने अपना रिस्ट्रिक्शंस कर लिया, मतलब चाइना ने बोल दिया आप हमको किसके साथ ट्रेड नहीं करनी, और चाइना खुद क्या चला गया, आइसोलेशन में चला गया। तो चाइना को किसी के साथ ट्रेड करना नहीं था। इंडिया का जितना भी रिसोर्सेस था, सामान था, सब लोग यही चुरा के अपने यूरोप में ले जा रहे थे। तो फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे यूरोप पैसे में बढ़ने लग गया, पावर में और क्या होने लगा, इमर्ज होना चालू हो गया, है ना। वहां पे बहुत सारे नए नए, मतलब बहुत ज्यादा ये यहाँ की चीजें वो वहां उगाना चालू कर दिया, नए नए रिसोर्सेस आना चालू हो गए। जो पहले यूरोप के पास नहीं था वो उसने लोगों से चुराना चालू कर दिया, और खुद के रिसोर्सेस, खुद के पैसे, खुद का कैपिटल बढ़ाना उसने चालू कर दिया। तो फिर जो फ्लोस बस और बस इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रहते थे, ये अभी थोड़ा शिफ्ट हो गए यूरोप की तरफ, क्योंकि अभी यूरोप भी रिसोर्स रिच होने लग गया, ठीक है। सो जब यूरोप ने एंट्री की, सो इट एक्सपांड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दिस फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। ये जितने भी फ्लोज बस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मान लो इतने सारे फ्लोज आ रहे थे बस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टुवर्ड्स, तो ये थोड़े रीडायरेक्ट होके अभी यूरोप की तरफ भी जाना चालू हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बाद हुआ क्या। तो जब डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुआ तो पूरे यूरोप की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अभी बात ऐसी थी कि इनको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा लैंड मिल गया जिसमें इतने सारे अबंडेंट क्रॉप्स थे, इतने सारे रिसोर्सेस थे, और ये अमेरिकन थे, जो उनके इंडियन अमेरिकन थे उस टाइम के, अबे ये क्या है, ये तो प्रिमिटिव लोग हैं, तो गवार लोग हैं, तो हमारे लिए स्लेव बन के काम कर लेंगे। तो हमको क्या मिल गए, हमको लेबरर्स भी मिल गए, जो क्या कर सकते हैं, जो खुद ही के किसान, मतलब जो खुद ही के खेतों में क्या करेंगे, खेती करेंगे, और इनका सामान हम चुरा के यूरोप में ले जाएंगे और हमारे मजे मजे। तो इसीलिए उनको पता चला कि इसमें वास्ट लैंड्स है, बहुत बड़े बड़े लैंड्स है, क्योंकि यूरोप एक बहुत डेवलप कंट्री हो चुका था। यूरोप एक ऐसा रीजन बन चुका था जिसमें अलग अलग कंट्रीज बहुत डेवलप हो चुकी थी, और अलग अलग कंट्रीज के बीच में इंटर वॉर होता था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अभी यूरोप से हटकर इनको एक नया लैंड मिल गया था, और इधर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, है ना, क्योंकि इस लैंड को अच्छे से यूटिलाइज किया ही नहीं था। आप देख रहे हो दूर दूर तक खाली बंजर जमीन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉप्स उगा सकते हो, और अगर आप क्रॉप्स उगा सकते हो तो फिर आप क्या करोगे, खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, क्योंकि ये जो आपने क्रॉप्स पढ़े, पोटैटोस, चिली, सोया, मेज, ये बहुत इसेंशियल क्रॉप्स थे, बहुत अच्छे से, मतलब ये बहुत सस्ते में उग जाते थे, एंड ये यूरोप के, मतलब ये यूरोपियंस का पेट बहुत अच्छे से भर सकते थे। तो भूखमरी जैसी समस्याएं जो आती थी उसका एक परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। सो वास्ट लैंड्स, अबंडेंट क्रॉप्स, यहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स भी रहते थे। जैसे हम बात करो अगर पेरू और मैक्सिको, पेरू एंड मैक्सिको साउथ अफ्रीका की कुछ जगह, देखो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट से बेटा। अमेरिका 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 जब बोला जाता है तो आज हम, मतलब आज यूएसए का इतना दबदबा है कि हम जब अमेरिका बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे मन में यूएसए का चेहरा आ जाता है। बट बेटा अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट, एंड अमेरिका इज नॉट जस्ट अ सिंगल कॉन्टिनेंट। जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाला साउथ अमेरिका। अमेरिका अमेरिका जब हम बोलते हैं यूजुअली हम यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को भी ढूंढ लिया,
उन्होंने साउथ अमेरिका को भी ढूंढ लिया। ये चीज समझ गई। तो यहाँ पेरू एंड मेक्सिको में क्या होता था, इन पेरू एंड मेक्सिको में इन्हें अबंडेंट मिनरल्स भी मिले। जैसे यहाँ पे क्या मिलता था, यहाँ पे जैसे आपका पेरू हो गया, मेक्सिको हो गया, मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, पेरू साउथ अमेरिका में, तो इनमें इनको क्या मिलता था, इनको सिल्वर मिल जाता था। ठीक है, अब ये जो प्रीशियस मेटल्स इनको नहीं चालू, अब मेटल्स मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यूरोपियंस की क्या थी, मजे मजे, उनका वेल्थ बढ़ना चालू हो गया। और अगर उनको ट्रेड करना है, पहले हमने क्या पढ़ा था, सिल्क रूट पे जाओ, हमने पढ़ा था कि जब सिल्क कार्गोज रहते थे, टेक्सटाइल्स रहते थे, स्पाइसेस रहते थे, हम मतलब ये जो इंडिया से ये जितना भी सामान है ये यूरोप जाता था, और बदले में अभी ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ देना है, तो कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी पड़ेगा, तो इसलिए यूरोपियंस गोल्ड एंड सिल्वर दिया करते थे, ऐसे प्रेशियस मेटल्स। तो ये तो प्रेशियस मेटल से ही ट्रेड किया करते थे। और इनको तो पेरू एंड मेक्सिको को जब इन्होंने इनकी माइंस देखी, इनको इतना ज्यादा सिल्वर मिला, तो इन प्रेशियस मेटल से ये क्या कर सकते थे, अब इनको जब भी ट्रेड करना है तो इनके पास बहुत सारा सिल्वर आ गया, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को इससे फाइनेंस कर सकते हैं। अब कुछ बदले में देना है तो इनके पास इतना सारा सिल्वर आ गया तो ये उसको दे सकते हैं। सो दिस इज नोन एज फाइनेंसिंग योर ट्रेड विद सिल्वर। ठीक है, अब क्या हो गया था, उस टाइम लेजेंड्स फैल रहे थे, 17वीं सेंचुरी में लेजेंड्स फैल रहे थे ये कि उस टाइम क्या हो रहा था, एल दोरादो नाम की एक सिटी थी, एल दोरादो सिटी को फेबल्ड सिटी ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता था, मतलब रूमर्स, लेजेंड्स चल रहे थे। मैंने आपको लेजेंड्स का मतलब बताया। सो ऐसे, अच्छा ठीक है, मैंने आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में लेजेंड्स का मतलब बताया था, मैं अभी आपको लेजेंड्स का मतलब बता देता हूं। मतलब अगर थोड़ा सा पीछे जाओ तो क्लास 9 में आपको एक पोएम थी, द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, आप माइथोलॉजी के बारे में पढ़ते थे नॉर्थलैंड की, तो वो एक ट्रू स्टोरी नहीं थी, जस्ट एक माइथोलॉजी थी। तो उस टाइम ऐसी माइथोलॉजीज वहां फैल रही थी कि एक सिटी है एक्चुअली अमेरिका में जिसे हम एल दोरादो कहते हैं, और ये एल दोरादो फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड है, यहाँ अबंडेंटली सोना पड़ा है, बहुत ज्यादा सोना, जहां जाओगे नीचे खोदोगे सोना ही मिलेगा आपको। तो ऐसे रूमर्स फैल रहे थे एल दोरादो के बारे में। तो जब यूरोपियंस को पता चला कि एल दोरादो नाम की एक ऐसी जगह है जहां पे रूमर्स है बहुत सारे कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिल सकता है, सोना मिल सकता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेडिचर्स भी निकलना चालू हो गए। मतलब यूरोप से स्पेशली लोग आते थे यहाँ मतलब एल दोरादो इस जगह की खोज में, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगर इनको एल दोरादो मिल गया तो इनको सोना ही सोना मिलेगा, जिसकी वजह से ये और ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद हम कनकेस्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम डिजीज पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड खत्म कर लिया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारे कनकेस्ट एंड डिजीज आ जाते हैं, थोड़े इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, वो कैसे, वो समझाता हूँ। तो मतलब हुआ क्या था इस टाइम पे हमने जब अचानक से, मतलब यूरोपियंस ने जब अचानक से अमेरिका को डिस्कवर कर लिया, तो उन्हें अमेरिका को डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मतलब एक सदमा सा पड़ गया, अच्छा वाला सदमा। क्यों? क्योंकि उनको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी जगह मिल गई जो बहुत बड़ी थी। यार आप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जैसे दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को अचानक ढूंढ लो तो वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स है, कितने ज़्यादा बड़े लैंड्स है ना। वहाँ पे इतने विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स है, जो बहुत ईजिली प्रोड्यूस हो सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्रॉप्स है, बहुत सेटिएंट क्रॉप्स है, आपका पेट भर सकता है वो, है ना, जो अभी तक पूरे दुनिया में इंट्रोड्यूस ही नहीं थे। जस्ट इमेजिन करो, आज जो आप यूजुअली सब्जियां खाते हो, जिनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, है ना, जिसके बगैर आप जो खाना खाते हो वो इमेजिन नहीं कर सकते उन सब्जियों के बगैर, वो उस टाइम लोगों के पास थी ही नहीं। मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वहाँ के उस कॉन्टिनेंट के लोग तो जानते भी नहीं थे कि ऐसे कुछ सब्जियां उगाई जा सकती है। लेकिन अचानक से जब इनको पता चल गया कि हाँ ऐसी सब्जियां भी उगाई जा सकती है, तो फिर कितने ज़्यादा बल्ले बल्ले हो गए इन लोगों के। तो इसीलिए अभी यूरोपियंस के मन में क्या आया कि यार इतने बड़े लैंड्स है, इतने ज़्यादा बड़े लैंड्स है, इतने ज़्यादा विभिन्न क्रॉप्स उगा सकते हैं, आपको यहाँ मिनरल्स भी मिल जाएंगे। जैसे हमने बहुत सारे एक्सपेडिचर्स भी निकले थे एल दोरादो के बारे में। पेरू एंड मैक्सिको की माइंस में आपको सिल्वर भी मिल सकता था, जो क्या कर सकता था, आपकी ट्रेड को फंड कर सकता था, फाइनेंस कर सकता था। तो मतलब इस टाइम पे क्या हो गया, यूरोपियंस को लगना चालू हो गया कि यार ये लैंड अगर हमारे पास आ जाए तो फिर तो हम सबसे ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। लेकिन बस एक दिक्कत थी, वो थी अमेरिकन इंडियंस, वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। अब ऐसा थोड़ी था कि वो बंजर ज़मीन थी, उसमें कोई रहता ही नहीं था, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऑफकोर्स करती थी, और वहाँ ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते थे, वहाँ के जो ओरिजिनल अमेरिकन इंडियंस थे। तो अभी इसीलिए ये जो यूरोपियंस थे, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि अगर हमको इतने रिसोर्सलेस लैंड को एक्चुअली ऑक्यूपाई करना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमको इन अमेरिकन इंडियंस को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे? तो उसी के लिए हमारे जो यूरोप से स्पेनिश एंड पोर्टुगीज कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका हुआ। समझो, द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। समझो, कॉन्केस्ट ऑफ अमेरिका यानी उन्होंने अमेरिका पे क्या की, विजय प्राप्त की, वहाँ के लोगों को हराया, और क्या प्राप्त की, कॉन्केस्ट यानी विजय प्राप्त की। और उनको क्या कर दिया, कोलोनाइज कर दिया, उनको बंदी बना दिया, अपनी कॉलोनीज बना दिया। जैसे भारत का कोलोनाइजेशन हुआ था, और हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर यही बताता है कि हमने उस कोलोनाइजेशन से खुद को कैसे फ्री किया, उस बंधन से खुद को कैसे फ्री किया। हम उनके कॉलोनीज इनिशियली थे, बट हमने वो कॉलोनीज वाला सिस्टम कैसे तोड़ा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कोलोनाइजेशन। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया था, कोलोनाइजेशन। तो इसीलिए इन पोर्टुगीज और इन स्पेनिश ने अमेरिका पे क्या की, विजय प्राप्त की, और उनको क्या किया, कोलोनाइज किया।
लेकिन इस कोलोनाइजेशन प्रोसेस में जब उन्होंने उनके ऊपर विजय प्राप्त की तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी यूरोपियन लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, है ना। उनके पास तो अलग अलग प्रकार की गन्स रहती होगी, कैनन्स रहती होंगी, है ना। उनके पास अलग अलग प्रकार की गन्स एनिमिनेशन रहती होगी, तो मतलब वो दूर से ही सबका खात्मा कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस कॉन्केस्ट में, इस विजय में, इस कोलोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी सुपीरियर फायर पावर ने नहीं किया, या मतलब कह सकते हो किसी गन्स ने, किसी एम्यूनेशन ने, किसी गोलियों ने, इन्होंने काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब सबसे बड़ा काम जिन्होंने किया था वो था स्मॉल पॉक्स की डिजीज़। अब स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो बहुत डेडली डिजीज़ हो सकती है, ये आपको मार भी सकती है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक्चुअली ऐसी बात नहीं होती है अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेरिया एंड डेंगू, लाइक अगर हम इंडियंस को यूजुअली ऐसी डिजीजेस हो जाए तो अभी हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज़ आ चुकी है ना। हम लोगों ने क्या किया, उस डेंगू एंड मलेरिया जैसे समस्याओं को बहुत सदियों से फेस किया, हमारे जनरेशन ने भी फेस किया, तो इसलिए हमारे अंदर वो इम्यूनिटी है, वो एंटीबॉडीज़ है जो इन मलेरिया एंड डेंगू की डिजीज़ को मार सकती है। लेकिन अगर मान के चलो किसी ऐसे कंट्री में आपको मच्छर दिख जाए, मलेरिया स्प्रेड हो जाए, डेंगू स्प्रेड हो जाए, जहाँ कभी मच्छर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे अभी मान के चलो एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ठंडा देश है, ठंडे देश में मस्कीटोज़ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रहता, इसलिए मस्कीटोज़ वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में वहाँ की सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई, उसका जो टेम्परेचर था उस सिटी का वो बढ़ गया और मस्कीटोज़ अब वहाँ स्पॉन हो सकते हैं, उनके लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट बन गया, तो इसीलिए उस देश में मच्छर पाए गए और फिर उन मच्छरों ने वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को काटा। तो वो सदियों से ठंडी की वजह से वहाँ कभी मच्छर थे ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को मच्छर का कभी एहसास था ही नहीं, उनको उनके मतलब उन्होंने इन मच्छरों के अगेंस्ट कभी कोई इम्यूनिटी डेवलप की ही नहीं थी। इसलिए अब जब उन्हें नॉर्मल मलेरिया डेंगू के मच्छर काटेंगे भी तो वो मर जाएंगे, सही बता रहा हूँ, वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी एंटीबॉडीज़ कभी प्रोड्यूस की ही नहीं, उनके पास कोई ऐसी इम्यूनिटी थी नहीं कि वो डेंगू एंड मलेरिया की समस्याओं से लड़ सके। ऐसा ही हुआ अमेरिकन के साथ। अब यूरोपियंस की बात करें तो यूरोपियंस में स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज़ बहुत पहले से स्प्रेड हो गई थी, इसीलिए उन्होंने स्मॉल पॉक्स जितना भी डेडली डिसीजेस, मतलब उनके यहाँ जितनी भी मौतें हो गई थी वो पहले ही हो चुकी थी, फिर उनकी जनरेशन पास हुई, फिर उनकी जनरेशन पास हुई, तो फिर ऐसे करते 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 यूरोप के बहुत सारे लोगों ने इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप की थी। मतलब अगर बाई चांस इनको स्मॉल पॉक्स हो भी जाता तो ये स्मॉल पॉक्स से लड़ सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका में ऐसी स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज कभी स्प्रेड हुई ही नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों के अगेंस्ट, मतलब वहाँ के लोगों के बॉडी में इस स्मॉल पॉक्स को लेकर कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई ही नहीं थी। तो इसीलिए जब हम ये यूरोपियन लोग वहाँ पे गए, ये स्पेनिश लोग, ये पोर्टुगीज लोग वहाँ पे विजय प्राप्त करने गए, कंकेस्ट प्राप्त करने गए, इनके ऊपर कोलोनाइजेशन करने गए, तो फिर क्या हो गया, फिर इन्होंने गन्स वगैरह का यूज़ किया, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि स्मॉल पॉक्स एक कंटेजियस डिसीज़ है। जैसे कोविड-19, अगर मुझे कोविड-19 है और आप मेरे चंगुल में आ जाते हो और आप नेगेटिव हो, कोविड नेगेटिव, तो फिर मेरे इन्फ्लुएंस में रहकर, मेरे आसपास रहकर आपको भी कोविड-19 फैल जाएगा, तो दिस इज नोन एज कंटेजियस डिसीज़। तो स्मॉल पॉक्स भी कुछ ऐसी डिसीज़ थी, मतलब अगर मुझे स्मॉल पॉक्स है और आप मेरे पास आ जाते हो तो आपको भी स्मॉल पॉक्स हो जाएगा अगर आप मेरे से कोई कॉन्टैक्ट रखते हो, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट रखते हो तो इसीलिए जब ये स्मॉल पॉक्स लेकर ये लोग अमेरिका के पास गए और उनके जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे अमेरिका के, द अमेरिकन इंडियंस, तो वो जब इन यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए तो उनको भी स्मॉल पॉक्स होना चालू हो गया। लेकिन जब इनको स्मॉल पॉक्स हुआ तो इनके बॉडी के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी थी ही नहीं, तो ये स्मॉल पॉक्स के चक्कर में मर गए, बहुत लोग मर गए। मतलब यहाँ बताया गया कि मेनी कम्युनिटीज डेसिमेटेड, मतलब खत्म हो गई, सब बहुत सारे कम्युनिटीज का अमेरिका में खात्मा हो गया। तो इसीलिए अभी युद्ध करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि सारे लोग तो स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज से ही मर सकते थे। आपको एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि गन्स जैसी चीज़ें कैप्चर हो सकती है और इन्वेडर्स के अगेंस्ट टर्न की जा सकती है। मतलब मान के चलो मेरे अगेंस्ट कोई लड़ रहा है और उनके पास बंदूकें हैं, तो अगर मैंने कुछ छल कपट करके उनकी बंदूक खुद ले ली तो फिर तो वो क्या हो गए, वो तो मतलब हेल्पलेस हो गए ना। अब उनकी बंदूक से मैं उनको ही मार सकता हूँ। तो गन्स कैन बी कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज इससे तो लड़ा नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि मेरा स्मॉल पॉक्स लेकर वो मुझे ही मार देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स जैसी, मतलब स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली किलर, है ना। वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया और उसने बहुत सारी कम्युनिटीज को डेसिमेट कर दिया। अब इस चीज को पढ़ लेते हैं। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजर्स ऑफ अमेरिका, मतलब उन्होंने क्या किया, कॉन्केस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका किया, ठीक है। यूरोप कॉन्केस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपेरियर फायर पावर, मतलब बंदूकों ने तो काम किया, लेकिन उससे ज्यादा किसने काम किया। इन फैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्केस्ट इस स्पेनिश कॉन्करर्स का, यानी जो स्पेनिश के लोग जो कॉन्कर करना चाहते थे, जो विजय प्राप्त करना चाहते थे किस पे, अमेरिका में। सो इन स्पेनिश कॉन्करर्स
का सबसे बड़ा सबसे पावरफुल वेपन कौन था? वॉज द जर्म्स दैट दे कैरिड ऑन सच एज द स्मॉल पॉक्स, है ना, स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज। तो क्यों? क्योंकि अमेरिका को कोई मतलब अमेरिका का एक लॉन्ग आइसोलेशन था, अमेरिका का कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं पूरे दुनिया से, तो इसीलिए वहां के लोगों ने क्या की थी, इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं की थी। स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली किलर, क्यों? क्योंकि अमेरिका का एक लॉन्ग आइसोलेशन था, यानी अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस, उनकी कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी ऐसे स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीजेस के अगेंस्ट, इसलिए स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली किलर और उसने बहुत सारे कम्युनिटीज का खात्मा कर लिया। अब बात करते हैं अमेरिका का राइजिंग इंपॉर्टेंस। मतलब हुआ क्या, उस टाइम अमेरिका जैसा बड़ा लैंड मिल गया, वहाँ मिनरल्स भी थे, वहाँ अबंडेंट क्रॉप्स भी थे, तो इसीलिए अमेरिका को बहुत इंपॉर्टेंस मिला। क्यों? क्योंकि देखो अगर बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था उस टाइम पे, ट्रेड के हिसाब से तो हमारा एशिया था जिसमें इंडिया एंड चाइना प्री एमिनेंट थे, लेकिन अगर हम बात करें यूजुअली सबसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम यूरोप को समझा जाता था। लेकिन बात ऐसी हो गई कि यूरोप में मतलब ऐसे होने लग गया कि ये जो डेडली डिजीज है जैसे स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज जो बहुत सारे कम्युनिटीज़ को मार सकती है, ऐसे और भी प्रकार के डिजीजेस फैलना चालू हो गए। तो वहाँ पे लोगों की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। उस टाइम पे हंगर भी बहुत ज़्यादा कॉमन था, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा कॉमन थी, क्योंकि वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी, वहाँ जॉब्स ही नहीं थी, वहाँ करने के लिए कुछ काम ही नहीं था, है ना, और करने के लिए काम नहीं है तो आदमी खाना कैसे खाएगा। और वहाँ पे यूजुअली ऐसे फेमाइन, स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि अच्छे से क्रॉप्स कोई उगा ही नहीं पाते थे। लेकिन उसी टाइम आपको अमेरिका मिल गया जहाँ पे आपको इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, लैंड मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हो, अबंडेंट क्रॉप्स मिल जाएंगे जिससे आपको भुखमरी, फेमाइन्स जैसी, स्टारवेशन जैसी कभी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई ना। एंड उस टाइम ऐसी भी था कि जो सिटीज़ रहती थी वो ओवर क्राउडेड रहती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, है ना, और उस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत 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 कम थी, वहाँ डेडली डिजीजेस भी स्प्रेड हो रही थी। उस टाइम रिलीजियस धर्म के नाम पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा थे, आप प्रेजेंट कल्चर में पढ़ोगे, है ना। मैं आपको मेनोकिया का एग्जांपल दूंगा, मैं आपको फिर मार्टिन लूथर का भी एग्जांपल देके समझाऊंगा कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत बढ़ रहे थे। फिर वहाँ जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे, इसी में आपको मेनोकिया का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब हुआ क्या था कि मेनोकियो, ये प्रेजेंट कल्चर का टॉपिक है बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, मेनोकियो एक मिलर था, है ना, और उसने क्या कर लिया था, उसने जब ऐसे उसको भगवान वगैरह का ऐसे नॉलेज आया तो उसने क्या किया, उसने भगवान वगैरह का जैसे उसे नॉलेज आया तो उसने खुद एक किताब लिखी जिसमें उसने भगवान के बारे में जो चीज़ें समझी थी, अपने ही मन से जो समझी थी, अब वो एक मिलर था, कोई लिटरेट कोई प्रीच तो था नहीं, तो इसने जो समझा वो उसने किताब में लिख दिया और वो किताब बहुत फेमस हो गई। लेकिन उस टाइम के जो चर्च अथॉरिटीज़ थे उनको किसी बात से बुरा लग गया होगा, तो इसीलिए उन्होंने कि तूने भाई हमारे अथॉरिटीज़ को कैसे तूने रिजेक्ट कर दिया और तूने खुद ही कुछ भगवान के बारे में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलीजियस डिसेंटर बन गया, क्योंकि इसने गॉड का खुद ही से एक अपना मत बना लिया था, व्यू बना लिया था, तो इसीलिए ऐसे रिलीजियस डिसेंटर्स को मारना चालू कर दिया। ठीक है, अब इतनी सारी समस्याएं यूरोप में थी तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। अब अमेरिका में उनके जो अमेरिकन इनहैबिटेंट्स थे वो वहाँ के ही लोगों से वहाँ पे खेती करवाते थे, उन्हें स्लेव्स बनाते थे, गुलाम बना देते थे। So thousands fled to Europe and America and many of them started plantation farming which was worked by slaves captured from America। है ना, वहाँ से जो स्लेव्स अमेरिका से पकड़े उन्हीं को अमेरिका के लैंड पे खेती करना चालू करवा दिया। ये था आपका ये वाला टॉपिक। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, बट उस टाइम यूरोप सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था। मतलब पहले अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया प्री एमिनेंट थे ट्रेड में। आपने सिल्क रूट्स में भी पढ़ा कि उनका कितना इंपॉर्टेंस था, कितनी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती थी। लेकिन उस टाइम हो क्या गया था कि अभी 18th सेंचुरी तक ये प्री एमिनेंट थे ट्रेड में, लेकिन 15वीं सेंचुरी से बाद तक, तो 15वीं सेंचुरी के बाद क्या होने लग गया, चाइना ने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करना चालू कर दिया, पूरे वर्ल्ड से अपना कनेक्शन ऑफ करना चालू कर दिया, ट्रेड को एकदम से कम कर दिया। एंड क्या कर दिया, उसने अपना लॉन्ग आइसोलेशन में चला गया, है ना, अकेलेपन में चला गया। बात करें इंडिया की तो इंडिया तो था प्री एमिनेंट ट्रेड पे, लेकिन हम खुद ही कॉलोनाइज हो गए बाद में। एंड हुआ क्या था, तो जो एशिया जो वर्ल्ड ट्रेड का सबसे ज़्यादा प्री एमिनेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड ट्रेड में, वो क्या हो गया, वो खिसक गया। अब अगर हम बात करें तो बढ़ने कौन लग गया, एक ये एशिया तो उतर गया, लेकिन बढ़ने कौन लग गया, अमेरिका। वही मैंने आपको बताया ना कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, और अमेरिका में किसका रूल था, यूरोपियंस का, है ना, वही के लोगों ने उसे कैप्चर किया था। तो इसीलिए मतलब ये जो एशिया था जो सबसे ऊपर था वो नीचे आना चालू हो गया और अमेरिका बढ़ना चालू हो गया। और ये अमेरिका यूरोप को क्या कर रहा था, ये अमेरिका यूरोप मतलब ये अमेरिका वाज कंट्रोल्ड बाय यूरोप। तो इसीलिए अभी ये जो यहाँ पे ये देखो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास पेन नहीं है क्या, ये रहा। ये जो आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, आपका अमेरिका है। तो ये क्या था, पहले ये था सबसे ज़्यादा बड़ा राजा, क्राउन बना देता हूँ, ये था राजा।
वर्ल्ड ट्रेड में, लेकिन इसकी पावर क्या हो गई, कम होना चालू हो गई, इसकी पावर बढ़ना चालू हो गई, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, यूरोप। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड ट्रेड था, ये क्या था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्ट साइड खिसक गया, इस साइड खिसक गया, और अभी यूरोप बन गया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ये चीजें थी, इतना ही चैप्टर था, इतना ही सब कुछ था, बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको। आई होप आपको सारी चीजें समझ गई होगी। मिलते हैं प्रिंट कल्चर में, मिलते हैं प्रिंट कल्चर में, वो थोड़ा बाद में अपलोड करूंगा मैं, क्योंकि आपको बहुत बाद में ही पढ़ना है प्रिंट कल्चर। आई होप ये सारी चीजें समझी होगी, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सारा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हुआ होगा। इसको हमने टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक ही वीडियो में कंपाइल करके डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। बस फिर अभी क्या बोलूँ मैं, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स आते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, फ्री टू आस्क मी। तब तक के लिए बाय बाय बोलता हूँ, मिलते हैं प्रिंट कल्चर के टाइम पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।